रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कॉजेज ऑफ सडन डेथ और हमने कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी और सीएनएस के हवाले से डिस्कशन कर ली। अब आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं और एब्डोमिनल रीजंस को देखते हैं। एब्डोमिनल रीजंस में है रप्चर ऑफ डिजीज विजरास, यानी से फॉर एग्जांपल अगर अंदर पेट के अंदर एब्डोमेन के अंदर कोई विजरा पहले से डिजीज था, कोई एब्सेस था, कोई ट्यूमर था और वो ऑर्गन जो है वो रप्चर हो जाए इन्फ्लेमेटरी रीजन से, पैथोलॉजिकल रीजन से। जैसे बड़ी कॉमन मिसाल होती है लिवर एब्सेस। लिवर एब्सेस के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि अगर फर्ज करें कि एब्डोमिनल पेन चल रहा हो तो हम जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, जब ये प्रोसेसेस हम प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं तो उसमें ख्याल ये रखना चाहिए अगर जरा सा भी सुपरफिशियल पैल्पेशन पर पेशेंट के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हो, पेन फील कर रहा हो, तो नेवर ट्राई टू परकस। परकस का मतलब ये होता है कि बाकायदा हैमर करना है उंगलियों की मदद से और टैप करके देखना कि अंदर विजराज कैसी साउंड दे रहे हैं। अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है तो ये प्रोसेस और प्रोसीजर आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हो तो उस जगह पर परकशन नहीं करना चाहिए। लिवर एब्सेस, खास तौर पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, आपको पता है पेट में एब्डोमेन के 9 रीजन्स होते हैं, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हो या एपिगैस्ट्रियम हो, इस जगह अगर फेशियल एक्सप्रेशंस सुपरफिशियल या डीप हल्के से हाथ रखने पर एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हो, पेशेंट अगर पेन का इजहार करे तो परकस नहीं करें, स्टॉप कर दें और अल्ट्रासाउंड कराएं। सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराएं, उससे क्लिनिकल पिक्चर वाजे हो जाती है और अंदर अंडरलाइंग पैथोलॉजी जो है वो वाजे हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता लिवर एब्सेस का केस था और आपने इधर परकशन कर दिया तो एब्सेस फट जाएगा और विद इन फ्यू मिनट्स पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। तो खुदा के वास्ते इस चीज को जहन में रखिएगा कि देखिए जब हम इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन के 4 प्रोसीजर्स अपनाते हैं तो इनका सीक्वेंस फॉलो हमेशा करें। ये नहीं कि सबसे पहले जाकर परकस कर दिया, पता चला कि वो अंदर इन्फ्लेमेटरी मास था और वो रप्चर हो गया। ऐसा ही अपेंडिसाइटिस का केस था और आपने रप्चर उसको परकस कर दिया, वो रप्चर हो गया, फट गया। तो ऐसा कभी भी माल प्रैक्टिस की तरफ मत जाइएगा, हमेशा रूल्स को फॉलो कीजिएगा। तो ये रीजन बिल्कुल सही दिया हुआ है, रप्चर ऑफ डिजीज विजरास या रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि एन्यूरिज्म जो है डायलेटेड आर्टरीज होती हैं और वो कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन के नतीजे में पैदा हो जाता है ये सारा एन्यूरिज्म और एकदम फट जाता है और डेथ हो जाती है। तो ये एब्डोमिनल एन्यूरिज्म भी हो सकता है। एब्डोमिनल एओर्टा की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। ये 2 रीजन समझ में आ गए आपके? आगे चलते हैं। यस सर। अच्छा जरा वीडियोस खोल लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में ना ये रिक्वायरमेंट है, वीडियोस खोल लीजिएगा अपनी। अच्छा, तीसरा रीजन बताया मैसिव हेमरेज इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए इंट्राल्यूमिनल यानी जो पूरी इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर अगर रप्चर हो जाए, से फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर था, कोई अल्सर था, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, इस तरीके की अगर कंडीशंस थी और वहां पर अल्सरेशन के साथ साथ इतनी ज्यादा मैसिव ब्लीडिंग हो गई तो डेथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सडन डेथ। या टाइफाइड का भी केस होता है, टाइफाइड में भी हेमरेज स्पॉट्स आ जाते हैं बड़े, और इवन उसमें तो परफोरेशन साइलेंट एब्डोमेन हो जाता है और पेरिटोनाइटिस हो जाता है, हाईली इन्फेक्टिव कंडीशंस हो जाती हैं और बंदा कोलैप्स में चले जाता है और सेप्टिसेमिक शॉक से डेथ हो सकती है। इसी तरीके से इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइनल गैंग्रीन एक इसकी मिसाल है, ठीक है। इंटेस्टाइनल गैंग्रीन अगर हो गया, गैंग्रीन आपको पता है नेक्रोटिक टिश्यू होता है जहां पर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है
और टिश्यू जो है वो अल्टीमेटली डेड हो जाता है। तो इस तरीके से भी सडन डेथ हो सकती है। फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, लिवर एब्सिस ले लीजिए, या हेपेटाइटिस बी और सी के कॉम्प्लिकेटेड केसेस ले लीजिए, सिरोसिस ले लीजिए, क्रोनिक सिरोटिक डिजीज है लिवर की। इन तमाम कंडीशंस में क्या होता है कि एकदम लिवर फेलियर की तरफ चले जाता है, यानी विद इन 24 आवर्स ये प्रोसेस देखने में आता है बास कंडीशंस में। लिवर फेल होगा, लिवर आपको पता है मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, इसने मेटाबॉलिज्म करना होता है, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। वेस्ट मटेरियल्स का मेटाबॉलिज्म होना होता है, खासतौर पे यूरिया है, नाइट्रोजन है, इनका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, तो लिवर फेलियर में जाता है और यूरिया के लेवल्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बंदा हेलुसिनेट करने लगता है। यूरिया और नाइट्रोजन जो है वो ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर बंदा हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। लिवर फेलियर की एक दो निशानियां ये भी हैं, हेलुसिनेशन, इसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी भी कहते हैं। बहरहाल हेपेटिक फेलियर जब भी होगा, और खासतौर पे फुलमिनेंट, फुलमिनेंट का मतलब है कि जल्दी 24 घंटे के अंदर, ठीक है, फुलमिनेंट जहां पर भी लफ्ज आएगा इसका मतलब है कि एक्टिव है और बहुत तेजी से एडवांस हो रहा है। ऐसे ही फुलमिनेंट किडनी फेलियर भी होता है, 24 से 48 घंटे के अंदर किडनी फेल हो गई और उसने काम करना छोड़ दिया, तो डेथ हो सकती है। फिर एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस, पेनक्रेटाइटिस आपको मैंने पहले शायद कहीं बताया था कि पेनक्रेटाइटिस जो है बहुत एक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है। 3 मेडिकल पेन्स अनबियरेबल माने जाते हैं, उनमें से एक है कार्डियक पेन, दूसरा है पेनक्रेटाइटिस और तीसरा है अपेंडिसाइटिस, और बाज किताबों में लेबर पेन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3-4 दर्द जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं और इनमें डेथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मौका नहीं मिलता और हमें जल्द अज जल्द मैनेजमेंट करना होता है, चाहे वो सर्जरी करना हो, चाहे मेडिसिनल ट्रीटमेंट देना हो, इसको फौरन डायग्नोस करके और फौरन ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। पेनक्रेटाइटिस का पेन इतना शदीद होता है कि वन यू कैन इमेजिन के एक पेशेंट फर्ज करें जिसको है पेनक्रेटाइटिस उठा है, वो अपने आप को बिल्कुल फोल्ड कर लेगा तकलीफ के मारे, उसके पेट में इतना शदीद दर्द होता है कि वो अपने अंदर सिमट जाता है। इसकी मिसाल यूं ही दी जाती है कि पेशेंट अगर बेड पर है तो वो अपने आप को गद्दे के अंदर घुसेड़ लेगा, ना बिल्कुल जैसे बच्चा फोल्ड हो जाता है, ऐसे वो मिजरी में और तकलीफ में पेन की वजह से अपने आप को समेट लेता है। कुर्सी पे बैठा हुआ है तो कुर्सी के अंदर धंसता चला जाएगा, इतना शदीद पेन होता है पेनक्रेटाइटिस का। ठीक है, तो देख लीजिए ये सारे वो डेंजरस कंडीशंस हैं एब्डोमिनल की जिसमें डेथ हो सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कॉजेज हैं, मसलन डायबिटिक कोमा। अब देखिए डायबिटीज आपको पता है कि दिस इज अनकंट्रोल्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट चीफली एंड लेटर ऑन फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये मेटाबॉलिज्म है डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, लेकिन साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के भी डिस्टर्बेंसेस आती हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी डिस्टर्बेंसेस आती हैं। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है डायबिटिक पेशेंट में जब उसको हाइपरग्लाइसीमिया इतना ज्यादा हो जाए कि वो अनकंट्रोल्ड जा रहा हो और शुगर 400, 450, 500, 600 तक भी चली जाए, तो ये सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया कैन कॉज डेथ, नंबर 1। सिमिलरली सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कैन आल्सो कॉज डेथ, दोनों कंडीशंस खतरनाक है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कोमा में खासतौर पे जो हाइपोग्लाइसेमिक है ना, इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वंस अगर ये शुगर इसकी फर्स्ट करो 40-50 तक चली गई ना पेशेंट की, तो ये भी देखा जाता है कि अगर आप इसको मैनेज करने जा रहे हैं तो यू नीड ग्लूकोज, यू नीड सर्टेन कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, ताकि उसका हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट ठीक किया जाए। अब होता यह है कि सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक में वेन्स जो है वो नहीं मिलती, डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है, तो हम हाइपोग्लाइसेमिक को मैनेज करने में हमें ज्यादा दिक्कत है बनिस्बत हाइपरग्लाइसीमिया के। हाइपरग्लाइसीमिया है, 500 शुगर गई भी है तो आप इंसुलिन लगा लेंगे, ठीक है, उससे नीचे ये शुगर हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करना अक्सर औकात मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन योर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अपना
शुगर जो है वो मॉनिटर करते रहें दिन में कम से कम 2 मरतबा। अक्सर यही देखने में आया है कि पेशेंट्स डायबिटिक के थोड़ा सा अपने बारे में केयरलेस भी होते हैं और बस वो इग्नोरेंट होते हैं, उनका बिहेवियर ऐसे ही होता है कि हाँ जी बस शुगर हो गई है, बस ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, हम कर लेंगे, डाइट सप्लीमेंट लेंगे। ऐसा होता नहीं है। ये सब चीजें सप्लीमेंट तो करती हैं, लेकिन आपको शुगर लेवल को मॉनिटर करते हुए मेडिसिनल ट्रीटमेंट फॉलो करना होता है। या फिर पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में भी चल रहा होता है कि उस बाज़ मरतबा उसकी शुगर एकदम हाई हो जाती है, एकदम लो हो जाती है। तो पेशेंट को हमेशा एडवाइस करें कि जहां आप मेडिसिन के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, वहां पर ग्लूकोज मॉनिटर करने के लिए ग्लूकोमीटर भी अरेंज करें। अगर ग्लूकोमीटर पेशेंट के पास नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। ये बड़ी अहम बात है। आप इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के फिजिशियन बनने जाएंगे, कभी भी डायबिटिक पेशेंट आए तो आस्क दैट पर्सन कि आपके पास ग्लूकोमीटर है या नहीं, तो उसको मशवरा दें, सस्ता या अपनी जेब के मुताबिक जैसा भी हो, ग्लूकोमीटर जरूर अरेंज करें और ग्लूकोज सुबह शाम जरूर चेक करें, ताकि ट्रीटमेंट प्लान जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो डायबिटिक बड़ी खतरनाक, डायबिटीज जो है वो बड़ी जब कॉम्प्लिकेट होने को आती है तो बड़ी खतरनाक कंडीशन हो जाती है। इसी तरीके से एड्रीनल इनसफिशिएंसी, आपको पता है एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कई किस्म के हार्मोन्स सीक्रेट करता है, जिसमें से एड्रीनलिन सरफहरिस्त है। एड्रीनलिन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन है। एड्रीनलिन के लेवल्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, बंदा मर सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिजोल भी रिलीज करता है। आपको पता है कि कॉर्टिजोल और जो है वो ये भी हार्मोन है, मेटाबॉलिक हार्मोन है। इसके भी लेवल्स अगर बढ़ जाए तो बीपी हाई हो सकता है और बंदे की डेथ हो सकती है और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन भी आ सकती है। इसी तरीके से मिक्स्ड एडिमा क्राइसिस, ये थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड आपको पता है T3 T4 हार्मोन रिलीज करता है और T3 T4 भी जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। T3 T4 के बारे में सुन लीजिए कि T3 जो है 60% से 100% तक BMR बढ़ा सकता है। तो ये इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, इंसानी जिस्म की फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए बहुत अहम हार्मोन है, लेकिन ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होता है। अगर से फॉर एग्जांपल हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन हो जाए या थायराइड क्राइसिस डेवलप हो जाए तो ये T3 T4 हार्मोन जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बंदे की सडन डेथ हो सकती है। तो हाइपरथायराइडिक पेशेंट को भी अपना थायराइड स्कैन और थायराइड प्रोफाइल करवाते रहना चाहिए। ठीक, ऐसे ही पैराथायराइड क्राइसिस है। पैराथायराइड हार्मोन भी जो आपको पता है कि कैल्शियम को बैलेंस करता है, तो अगर कैल्शियम के लेवल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे ये भी दिल के लिए नुकसानदेह है। कैल्शियम भी जो है वो आपको पता है कि पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट रखता है हार्ट के ऊपर, तो बीपी हाई कर देगा। ठीक है, दैट्स व्हाई हम कैल्शियम ब्लॉकर्स यूज करते हैं जब हम ब्लड प्रेशर के मरीज को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये एंडोक्राइन के वो असबाब हैं जिनसे सडन डेथ हो सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल? यस सर। ओके जी, आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट है Yes, sir. हाइड्रोजेनिक इफेक्ट्स। हाइड्रोजेनिक इफेक्ट्स से मुराद ये होता है कि बस गलती हो गई, चाहे फिजिशियन से चाहे पैरामेडिकल स्टाफ से, यानी कोई मिस्टेक हो जाए और उसकी वजह से डेथ हो जाए। और देखिए मिस्टेक्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मेडिकल प्रोफेशन में मेडिकल नॉलेज अगर आपकी सही नहीं है ना, तो आप इतनी ज्यादा मिस्टेक्स कर सकते हैं कि आपका प्रोफेशनल करियर भी खतरे में आ सकता है और आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। लिहाजा नॉलेज अच्छी रखें, पढ़ें, मुताला वसी रखें। अब जैसे मैं आपको कॉज बताने जा रहा हूं, आपको अंदाजा होगा कि देखिए ये मिस्टेक्स कितनी भारी पड़ती हैं। मसलन मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ग्रुप अगर पेशेंट का नहीं पता या टेस्टिंग सही नहीं हुई ब्लड ग्रुप की, अब जाहिर सी बात है टेस्टिंग कौन कर रहा होगा? पैरामेडिकल स्टाफ कर रहा होगा या नर्सिंग स्टाफ करेगा, टेक्नीशियन करेगा। अगर उससे सही टेस्ट नहीं हुआ, कहीं मिस्टेक कर दी, रिएजेंट्स एक्सपायर थे, प्रोसीजर गलत किया, फर्ज करें ए ग्रुप था और बी डायग्नोस कर दिया, एंटीसीराज से रिएक्ट कराते हैं, ये आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा फिजियोलॉजी में।
अगर वहां Yes, sir. रिएक्शन गलत हो गया, रिकन्फर्म नहीं किया, तो फिर आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नौबत अगर आ चुकी है तो गलत ब्लड चढ़ जाएगा और बंदा वहीं पर ही एक्सपायर हो जाएगा। और याद रखिए, मिसमैच ब्लड को आप वापस नहीं ले सकते। खून जब नसों में दौड़ गया तो आप कैसे पकड़ेंगे उसको, कहां से रोकेंगे? ठीक है, तो ये यस सर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब कराते हैं ना तो बाकायदा कॉन्सेंट भी लिखवा लेते हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल बेस्ड प्रोसीजर होता है, ये घर पर नहीं हो सकता, क्लिनिक में नहीं होता ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, लेबोरेटरी में होता है। क्लिनिक ड्रिप्स लगवा सकते हैं लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हॉस्पिटल बेस्ड होता है। जी सर। कॉन्सेंट भी लिया जाता है और उसको वेरीफाई किया जाता है कि ब्लड ग्रुप सही है या नहीं। बाज औकात ये होता है कि पेशेंट से पूछा, भाई आपका ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, उसने बोला बी। अब बी में पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं पता, या उसने बस बेध्यानी में बोल दिया बी पॉजिटिव, और उसी की बात को अगर यकीन कर लिया और बी पॉजिटिव अरेंज कर दिया तो फर्ज करें अगर मिसमैच हो गया तो वो बंदा गया। लिहाजा पेशेंट की हिस्ट्री और उसके वर्बल उस पर नहीं चला जाता, टेक्निकली इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑलवेज वेट फॉर द रिपोर्ट। इसी तरीके एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देखिए क्या है, सुन करने का अमल है, चाहे वो स्पाइनल लेवल पर हो, चाहे लोकल लेवल पर हो, चाहे जर्नलाइज एनेस्थीसिया। खास तौर पे स्पाइनल और जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट की कंडीशन, उसका वेट, उसकी एज और कोई पहले से मौजूद क्लिनिकल कंडीशंस को देखते हुए एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये एनेस्थेटिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का ही काम होता है। अगर उससे खुदा ना खास्ता कैलकुलेशन गलत हो गई या जल्दी पेशेंट जो है एनेस्थीसिया से वापस आ गया या लेट आया या वापस ही नहीं आया, ये सारे मामलात ऐसे हैं जिसको में डेथ हो सकती है। फर्ज करें डोज अगर कम रही और जल्दी वो होश में आ गया तो वो पेन से ही मर जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर हो रहा है, कटा पिटा हुआ है ऑपरेशन थिएटर में और वो होश में आ जाए। ठीक है, एक केस हमने देखा था स्पाइनल एनेस्थीसिया का, उसका एनल फ्यूजर का ऑपरेशन हो रहा था। स्पाइनल एनेस्थीसिया था तो होश में तो था वो, लेकिन जाहिर सी बात है पेन का एहसास नहीं होता। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ा उसको पेन होना शुरू हो गया, तो उसने इतनी खौफनाक चीख मारी ना, मैं आप बयान नहीं कर सकता, कि सब दहल गए। लिहाजा फिर उसको एक और डोज दी गई। ये बड़ा बारीक नुक्ता है एनेस्थीसिया के हवाले से। ठीक है, तो ये भी आइट्रोजेनिक इफेक्ट्स में आता है। हाँ मलिक अब्दुल्ला, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? यस सर। जी पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में जरा अक्सर जोर कहा से बोलो, जाता है जोर कि से बोलो, बहुत ज्यादा। जोर से सर बोलिए। ये कहा जाता है, अभी आ रही है सर आवाज? जी अब जी। ठीक है सर। ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं और इसको अवॉइड करना चाहिए। इस बात में सर कहाँ तक हकीकत है? नहीं, ये बिल्कुल 100% हकीकत है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अगर प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट स्पाइनल एनेस्थीसिया है तो आपको देना पड़ेगा। एनल फिजर का, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया है, एनल फिजर का जो ऑपरेशन होता है ना बेटा, वो हमें पता नहीं होता कि ये फिजर जो है या फिस्चूला जो है वो अंदर तक कितना डीप है। आप खुद सोचे, अगर स्किन पर हल्का सा कट लगाएं बगैर सुन किए हुए तो क्या हालत होगी। तो हमें तो बड़ा डीप जाना पड़ता है। ठीक है, समटाइम्स रेक्टम तक जाना पड़ता है, तो उसमें आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है। अब इसके साइड इफेक्ट्स यस बिल्कुल होते हैं, एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स होते हैं। खासतौर पे लंबर रीजन में पेन रह सकता है, बाज लोगों के ताहयात पेन रहता है, बाज लोगों के नंबनेस की तकलीफ हो जाती है, पैर जो है निचले धड़ का जो है वो नम रहता है। तो ये साइड इफेक्ट्स तो आते हैं, तभी तो कॉन्सेंट लिखा जाता है। ये साइड इफेक्ट्स हैं, इनको फेस करना पड़ता है। हम ये नहीं कर सकते कि साइड इफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए सर्जरी ही पोस्टपोन कर दें, ये तो इररेशनल लॉजिक बनती है ना। तो साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। सर ये जनरलाइज एनेस्थीसिया में और ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में कोई खास फर्क होते हैं जिसकी वजह से इनको अलग कौन से एनेस्थीसिया में, कौन से एनेस्थीसिया? ये जनरलाइज एनेस्थीसिया होता है ना सर? जनरलाइज में क्या है बंदा, जी जी बताता हूँ। देखिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि जिस जगह पर
बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना एनेस्थीसिया देते हैं। अब बात यह है कि जिस एरिया में हमें चाहिए सुन ना, उसको टारगेट करते हुए हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। अमूमन जो लोअर लिम्ब के जितने भी या लोअर जो पोर्शन है उधर की सर्जरीज में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरलाइज एनेस्थीसिया जो है मैसिव और बड़े ऑपरेशंस में किया जाता है। फर्ज करें चेस्ट खोलना है पूरा, ठीक है, या कार्डियक सर्जरी है, ठीक है, या एब्डोमिनल सर्जरी है, उधर आपको जनरलाइज में जाना पड़ता है। ठीक है। जनरलाइज का मतलब है कि बिल्कुल सो गया। स्पाइनल में ना वो आंखें खोला हुआ होगा, बात कर रहा होगा, आपसे बातचीत करेगा, और एक बैरियर लगाया हुआ होता है लोअर पोर्शन जहां सर्जरी हो रही होती है। आधी टीम उधर बिजी होती है, एक आध मेंबर जो है वो टीम का, सर्जिकल टीम का, वो पेशेंट से बातचीत कर रहा होता है, उसे हौसला दे रहा होता है, उसका ध्यान बटा रहा होता है। पेशेंट कैन टॉक इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, थर्ड वन है ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज आपको पता है, नशावर वाली चीजें, नारकोटिक्स, इनका इस्तेमाल से भी डेथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नशा करने वाला शायद ये समझा बैठा हुआ होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, ये कोई हार्मफुल चीज नहीं है, हालांकि उसको अंदाजा होता है जिंदगी के किसी न किसी फेज पर कि अब उसकी जिंदगी मुतासिर हो रही है, उसका लाइफ रूटीन मुतासिर हो रहा है, और किसी एक वक्त ऐसा होता है कि या तो वो ओवरडोज कर लेता है, या तबीयत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है, या उसके दिल पर जोर पड़ता है, या लिवर उसका डिस्टर्ब हो जाता है, या लंग्स उसके कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं, और सडन डेथ हो जाती है। हिरुंचियों के साथ क्या होता है, आपने देखा होगा, दे स्मोक इन ग्रुप्स, ये सब 4-4, 6-6, 8-8 मिलकर जो है एक साथ नशा कर रहे होते हैं, फिर सब टुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। चंद दिन के बाद ये भी दिखने को मिलता है या खबर आती है कि भाई एक आध मर गया। अब वो एक आध कैसे मरता है, वो इसी वजह से होता है कि उसको पता तो होता नहीं है कि उसके विजराज की कंडीशन क्या है, दिल कितना कमजोर हो गया है, ब्रेन कितना कमजोर हो गया है, लंग्स कितने खत्म हो चुके हैं। और ऐसे ड्रग अब्यूजर्स के साथ ज्यादातर कोमॉर्बिड डिजीज भी आ जाती हैं, इन्फेक्शन इनको बहुत ज्यादा लगते हैं, खासतौर पर टीबी और एड्स और हेपेटाइटिस। ये जितने भी आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं ना, इनके साथ ये बीमारियां साथ चल रही होती हैं, तो मर जाते हैं। सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग्स, ये भी एक खतरनाक कंडीशन है कि अब अगर वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो कहते हैं भाई हम कल से नहीं पिएंगे, तो ये एक और मुसीबत है। ऐसा नहीं करते, उसूल ये नहीं है। उसूल इलाज ये है कि आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ किया जाता है ड्रग अब्यूजर्स को, और उनको अल्टरनेटिव्स दी जाती हैं, ऐसी दवाइयां जिनमें हल्का सा नशा होता है, ठीक है, ताकि वो एकदम अगर छोड़ते हैं तो उनको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। और क्रेविंग का मतलब ये है कि उनका सीएनएस और एएनएस बेतहाशा बेकरार हो जाएगा, उनको पैल्पिटेशन हो सकता है, टेकिकार्डियाज आ सकते हैं, इवन फ्लटर्स एंड फिब्रिलेशंस आ जाते हैं, और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है, इसमें आदमी मर सकता है। ठीक है, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉल करा। 5 साल तक नशा किया हो और एकदम 1 हफ्ते के अंदर नशा छुड़ाने की कोशिश की जा रही हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजेनिक इफेक्ट्स में आता है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके जी, मिसलेनियस में देख लेते हैं। शॉक, मैंने आपको पहले भी बताया था, शॉक की कई किस्में होती हैं, बैक्टीरियमिया या सेप्टिसिमिक शॉक होता है, ब्लड लॉस शॉक होता है, एनीमिक शॉक हो सकता है, इमोशनल शॉक हो सकता है, वो तमाम रीजंस यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा स्टेटस लिम्फेटिकस, लिम्फ नोड का इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। फर्ज करो एक छोटा सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया किसी पस की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, और फिर रीजनल लिम्फ नोड्स करीब करीब के तमाम जो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, तो जाहिर सी बात है फिर सेप्टिसीमिया वाली कंडीशन होगी, इसमें भी मर सकता है। इसको कहते हैं स्टेटस लिम्फेटिकस। सिकल सेल क्राइसिस, सिकल सेल से मतलब ये है कि सिकल सेल एनीमिया, आपको पता है सिकल सेल से मुराद ये कि हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल लाइक हो जाएगा, आरबीसी जो है सिकल लाइक हो जाएंगे और फट जाएंगे। ये हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब चेन की वजह से होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सिकल सेल क्राइसिस की वजह से भी डेथ हो सकती है। एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस बहुत ही खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें सीवियर बीपी लो हो जाता है, हाइपोटेंशन, वेजोडाइलेटेशन और लो कार्डियक बीट और रेस्पिरेटरी फेलियर, ये तमाम चीजें होकर बंदा मर सकता है। ये गलत इंजेक्शन की वजह से हो जाता है, ड्रग रिएक्शन की वजह से हो जाता है, ठीक है, साइड इफेक्ट्स की वजह से हो जाता है। तभी कहते हैं कि जो खासतौर पे एंटीबायोटिक्स हैं उनको पहले टेस्ट कर लिया जाए, टेस्ट करके फिर इस्तेमाल कराया जाए।
या सांप के कांटे का इलाज कर रहे हो, एंटी वेनम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उस वक्त भी ये एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। लिहाजा एंटी वेनम लगाने से पहले स्किन सेंसिटिविटी चेक कर ली जाए। बात ये कि टाइम तो बहुत कम होता है, एक को सांप ने काटा हुआ है, आधा घंटा लेट आया अस्पताल में, अब एंटी वेनम लगाने की कोशिश की जा रही है और ठक करके टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए हमने कहा नहीं यार आधा घंटा वैसे ही गुजर चुका है, बंदा मर जाएगा, लगा दो उसको। वो अब यहाँ पर भी ना कॉन्सेंट लिया जाता है और यहाँ पर भी जरा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि भाई एक आध मिनट अगर रुक सकते हैं तो पहले सेंसिटिविटी चेक कर लें उसकी, स्किन इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाकर थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अगर कोई रिएक्शन आ रहा है तो फिर उसको अंडर कवर लगाना पड़ता है स्टीरॉइड्स के और एंटी एलर्जिक्स के। ठीक है, और उसूल भी यही होता है कि एंटी एलर्जिक और स्टीरॉइड साथ दे दिया जाए ताकि रिएक्शंस अगर होने के चांसेस भी हो तो वो कवर कर लिए जाए। अल्कोहलिज्म, बिल्कुल जी, शराब वही, ये नार्कोटिक में आता है, न्यूरोटिक में आता है। और अल्कोहलिज्म जो है ना वो ब्रेन डैमेज, ब्रेन श्रिंकेज तक कर सकता है, ब्रेन एट्रोफी तक कर सकता है। तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म का अगर पेशेंट है तो वो भी किसी दिन मर सकता है। ठीक है। मलेरिया, अब देखिए मलेरिया को आम मर्ज नहीं समझना चाहिए। मलेरिया जो है वो अगर बिगड़ने पर आ जाए, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो डेथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। खास तौर पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर रीजन है। आपको इल्म होना चाहिए कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज है, उनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है इट इज डेडलीस्ट। ठीक है, तो कभी मौका मिला तो इसकी सारी कॉम्प्लिकेशन पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन बहरहाल याद रखिएगा सेरिब्रल मलेरिया खास तौर पे जिसको हम कहते हैं कि बुखार जो वो दिमाग में चढ़ गया, बेसिकली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो ब्रेन में घुस जाता है और वहां फिर डेथ करता है, मेनिंजाइटिस कर देता है। ठीक है, अच्छा जी। देन स्पेशल कॉजेज इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर भी कुछ स्पेशल रीजंस हैं, उनको देख लेते हैं। सिड्स या कॉट्स डेथ। कॉट्स डेथ का मतलब यह है कि झूले के अंदर बच्चा पड़ा हुआ है और वहां उसकी मौत वाकई हो जाए। सिड्स का मतलब है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये तकरीबन एक ही टर्म है, इससे मुराद ये है कि बच्चा झूले में था या बच्चा गोद में था और पता ही नहीं चला कि किस वक्त उसकी डेथ हो गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया जाता है फिर रीजन समझ में आते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए ये जो पिन होती है सेफ्टी पिन, देखिए आपने सेफ्टी पिन जिसमें लॉक होता है। यस सर। अच्छा, सेफ्टी पिन इस वजह से इजाद हुई थी कि पहले जो नॉर्मल पिन होती हैं वो इस्तेमाल की जाती थी बच्चों के लंगोट टाई करने में। पहले बच्चे पहनते थे लंगोट, अब वल्लाह आलम आपने पहने हैं या नहीं, हमने तो अपने बचपन में लंगोट पहने हैं, लेकिन अब बच्चे माशाल्लाह तरक्की याफ्ता दौर में पैम्पर्स पहनते हैं। पैम्पर्स आर सेफ, उसमें कोई लॉक नहीं होता, उसमें चिपक पट्टी होती है, स्टिकिंग टेप होता है एंड दैट इज सेफ। प्रीवियसली पिने यूज होती थी और उससे फिर इंजरीज होने के चांसेस होते थे। अगर पता चल फर्ज करें पिन लगा दी और वो पिन निकल गई और वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या ब्रेन के किसी हिस्से में इंजेक्ट होकर निकल गई तो पता भी नहीं चलेगा, कंसील्ड वुंड होगा, पंचर वुंड होगा और बच्चा मर जाएगा। लिहाजा फिर सेफ्टी पिन इजाद की गई, लॉक के साथ आने लगी और बच्चों को फिर वो उनके लंगोट में वो इस्तेमाल होती थी या उनके कपड़ों में वो इस्तेमाल होती थी। बाद अज़ां ये भी तर्क हो गई, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। अब खासतौर पे बच्चों के लिए तो सेफ्टी पिन्स भी अब अलाउ नहीं है, बल्कि पैम्पर्स जो हैं वो सही हैं और स्टिकिंग टेप के जरिए वो टाई हो जाए तो वो ज्यादा सेफ रहता है। अब देखिए कॉट्स डेथ की कई मिसालें हैं। एक और मिसाल देता हूँ। इमेजिन करें एक बच्चा जो है वो रो रहा था, माँ ने उसको फीड कराना शुरू किया कि बच्चे का ध्यान बढ़ जाए और वो दूध पीते पीते सो जाए। और अमूमन यही होता है कि बच्चे अगर भूख से रो रहे होते हैं तो माँ जो है वो उनको फीड कराती है और बच्चे सो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। फर्ज करें माँ इनएक्सपीरियंस है। अब मैं बात कर रहा हूँ उस कंडीशन की जिसमें माँ इनएक्सपीरियंस है। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट बेबी है, ठीक है। अगर फर्स्ट बेबी है एंड मदर इज ट्राइंग टू फीड हर चाइल्ड और उस फीडिंग के दौरान बच्चे का मुंह निपल पर टच है और नॉस्ट्रल्स जो है वो ब्रेस्ट पर टच हो गए, ये मैं बात कर रहा हूं मदर फीड की। सो एट द सेम टाइम nostrils
and mouth both are closed, both are engaged, तो सांस कहां से लेगा वो? है ये बात या नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, एक्सपीरियंस है, वो फीड कराते रहो, पता चला थोड़ी देर में जो है वो हाइपोक्सिया हो गया बच्चे को और मर गया या बेहोश हो गया, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भी कॉट्स डेथ कहलाएगी। हालांकि मां ने कोई जानबूझ के नहीं मारा है, ये एक्सीडेंटल डेथ है। कॉट्स डेथ का स्टेटस एक्सीडेंटल डेथ होता है, कानूनी तौर पर कॉट्स डेथ जो है वो एक्सीडेंटल डेथ कहलाती है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई जानबूझकर ऐसा प्लान कर रहा हो तो वो एक अलग सिचुएशन है। पता चला झूले के अंदर या उसके बेड साइड पर पिने फेंक दी, पिने बिछा दी और बच्चा करवट ले रहा है, उसमें उसके चुभ गई, आंख में चुभ गई, स्पाइनल कॉर्ड में चुभ गई, फॉन्टेनेल में चुभ गई और मर गया वो, और रूप दिया उसको कि ये एक्सीडेंटल डेथ है, तो ये एक अलग नौइयत है। लेकिन ज्यादातर कॉट्स डेथ जो है वो एक्सीडेंटल काउंट होती है। और सुनिए इसकी मिसाल बच्चे को माँ या कोई भी जो है वो गोद में लेकर गाड़ी के अंदर बैठता है और बच्चे का जो सर है वो दरवाजे की तरफ है, बाहर से एक आदमी ने, चाहे उसका बाप हो चाहे भाई हो जो भी हो, उसने गेट बंद किया, माँ का ध्यान ही नहीं रहा कि बच्चे का जो सर है वो दरवाजे से टकरा सकता है। अगर से फॉर एग्जाम्पल हल्का सा भी टकराता है, हल्का सा भी, दरवाजा या दरवाजे का हैंडल जो इनसाइड होता है और वो उसके फॉन्टेनेल पे जाके लग जाए, नौजायदा बच्चे के आपको पता है फॉन्टेनेल्स जो हैं वो सूचर्स जो है स्कल के वो ऑसिफाई नहीं होते, ज्वाइंट नहीं हुए होते हैं। 1.5-2 साल तक तो सर जो है वो नरम रहता है और वो तालू पे जाकर हिट करता है तो उसका ब्रेन डैमेज होगा, ब्रेन पे कंप्रेशन इफेक्ट आएगा, बच्चा झटके लेगा और वहीं माँ की गोद में वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो अब देखिए ये एक्सीडेंटल रीजन हुआ नहीं हुआ, तो Yes, इसको भी sir. हम और कहते हैं सर वो कॉट्स। बच्चों के तालू को छूने के लिए भी मना करते हैं ना, इसलिए। मना किया जाता है, जी हाँ, उसका रीजन ही यही है कि सॉफ्ट होता है और बड़ी केयर करनी पड़ती है। ठीक है, Yes, sir. सडन डेथ इन चिल्ड्रन, खासतौर पे कॉट्स डेथ, ये जरा याद रखिएगा, ये बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशंस हैं, फर्ज करें पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का केस है, फेलेट्स टेट्रालॉजी का केस है, फोरामेन ओवेल का केस है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज, पैदाइशी नुक्स है दिल के अंदर, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी सडन डेथ हो सकती है। फिर कंसील्ड पंक्चर वुंड्स, ये मैंने आपको बताया, बस सुई चुभी और निकल गई, पता ही नहीं चला, बच्चे फॉन्टेनेल में एक हल्की सी प्रिक हो जाए, बिल्कुल हल्की सी प्रिक हो जाए, बच्चा मर सकता है। कितनी खतरनाक बात है। तभी हेड को कवर करके रखा जाता है, बच्चों को बहुत केयर से रखा जाता है। ठीक है, इवन बच्चों को कैरी करने वाला शख्स के नाखून कटे हुए होने चाहिए, कोई शार्प कटिंग और शार्प एंड पॉइंटेड चीजें बच्चे के बेड साइड पर कभी ना रखें, इवन चाबी तक ना रखें। अक्सर लोग कीचेन छोड़ देते हैं बेड पर, नो, इट इज वेरी डेंजरस, बॉल पेन इज वेरी डेंजरस। ठीक है, एवरी शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट शुडंट बी देयर, बेड साइड पर नहीं होना चाहिए बच्चे के। इवन जो पिलो होता है ना, तकिया, उसमें भी ख्याल रखें कि साइडों में अक्सर जो है वो तकिए लगा के चले जाते हैं कि बच्चा लुढ़के नहीं। ओ भाई, बच्चे ने करवट ली और तकिए के अंदर ही मुंह दे दिया तो नाक भी बंद हो गई, मुंह भी बंद हो गया, बच्चा सोता ही रह गया। लिहाजा बच्चों के जो साइड में तकिए होते हैं वो गांव तकिए इस्तेमाल होते हैं, याद रखिएगा। कभी जाइए मदर्स उस पे Yes, sir. क्या नाम है, जो शॉपिंग होती हैं दुकानें, तो उधर बच्चों के पिलोस अलग होते हैं, गोल लंबे वाले, जो गांव तकिए कहलाते हैं, तो वो सेफ्टी होती है, वो किनारे पर लगा लें तो वो सही है, क्योंकि बच्चा अगर करवट लेगा भी तो उसके नाक और मुंह एक साथ ब्लॉक हो नहीं सकते, उसमें हमेशा स्पेस रहती है, तो उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है, वो सरवाइव करेगा। तो घर के तकिए अडल्ट्स को जो इस्तेमाल होते हैं वो साइडों में कभी ना लगाएं, कभी ना लगाएं। ठीक है, इससे बेहतर ये कि कोई चादर लगा दें या रुपट्टा लगा दें, क्योंकि एटलीस्ट वो सॉफ्ट होगा और उसमें हवा का पैसेज होगा। लेकिन अगर तकिया लगा दिया और बच्चे ने करवट ले ली तकिए के बल, तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? Yes, sir. पहले इसको Yes, यहीं sir. रोकते हैं, Yes, फिर sir. दोबारा जो है टॉपिक फिर आगे